जी जी। मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही ना? आवाज ठीक है मैम। सभी को नमस्कार। असल में ज्वाइन भी करवाना पड़ रहा है बीच बीच में, इसलिए जी थोड़ा जी सा व्यवधान आ जाता है। और मैं इंतजार कर रही थी कि 7-5 के बाद अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएं। आज जन्म दिवस का शुभ अवसर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, संचालिका। यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दी है, तो ये गोष्ठी रिकॉर्ड हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के मार्गदर्शक एवं नागरिक परिषद दिल्ली के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल एवं मध्य भारत हिंदी समिति के प्रचार मंत्री आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी जी के जन्म दिवस 15 जुलाई को, परंतु हम सुविधा के अनुसार इस अवसर पर 14 जुलाई को आयोजित कर रहे हैं ये आभासी गोष्ठी, जिसकी चर्चा अभी आप सभी लोग कर रहे थे। इस बहुत सुअवसर पर आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं सुअवसर कह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मन कुछ अजीब सा हो रहा था। तो लेकिन आज एक अच्छा मौका है, तो एक अच्छी खुशी है और एक नई ऊर्जा के साथ हम इस गोष्ठी की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आदरणीय दोनों महानुभाव, जो कि मैं परम पूज्य कहूँ तो कम होगा, शायद उससे भी ज्यादा है दोनों हमारे लिए। इनके लिए मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस आवासीय गोष्ठी में आप दोनों का। कि आप और आज की गोष्ठी का जो विषय रहेगा वह है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी और नागरी लिपि। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी और नागरी लिपि, ये विषय है आज का हमारा, जो कि आदरणीय पाल सर चाहते हैं कि इस विषय पर ज्यादा चर्चा हो बजाय कि जन्म दिवस पर। ये आदरणीय सर की हमेशा से मैंने देखा है कि इनका ये मानना रहता है कि बजाय के जन्म दिवस के बजाय नागरी लिपि या हिंदी की चर्चा हो या कुछ और अच्छी बातों की। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो क्षमा चाहती हूँ, बीच में मुझे जोड़ना पड़ेगा। आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है, ये ठीक हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं और पास कर लेती हूँ उसको, वही मैं थोड़ा व्यवस्था कर रही थी। बस मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में कुछ लोग जुड़ना ना छूट जाए, सब जुड़ जाए। तो अभी रजिया सहनाज जी आ चुकी हैं, मुमताज जी आ चुकी हैं। जी जी, बहुत से लोग आज जुड़ेंगे क्योंकि सर ने बिल्कुल उस पर भी हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज दिया हुआ है। इसलिए आदरणीय बीके शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, अभिनंदन। बीच बीच में मुझे लोगों को जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान सा आता रहेगा। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा ऐसा हो जाता है। आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम सरस्वती वंदना इनकी। आदरणीय डॉक्टर अरुणा सराफ जी जुड़ चुकी हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है मुझे। हाँ जुड़ी थी वो। हाँ हाँ, पर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे करती हूँ। चलिए मैं ही कर देती हूँ सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुप्रभाताव्रता, या वीणावरदंड पंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृति देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा आज के कार्यक्रम पर बनी रहेगी। ऐसा मेरा मानना है शुरू से कि अगर शुरुआत अच्छी हो कार्यक्रम की तो अंत तक कार्यक्रम सफल होता है।
स्वागत भाषण हेतु हमारे साथ आदरणीय श्वेता मिश्रा जी, जो कि सफल संचालिका है, डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। श्वेता मिश्रा जी जी महिला इकाई की राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना। स्वागत। जी धन्यवाद सभी को। मेरी आवाज साफ आ रहा है? बिल्कुल स्पष्ट आवाज। है। जी धन्यवाद डॉक्टर रश्मि चौबे। मंच को नमन करते हुए मैं डॉक्टर श्वेता मिश्रा, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन, महाकाल बाबा शिव की नगरी उज्जैन द्वारा आभासी संगोष्ठी का आयोजन में हम सभी एकत्रित हुए हैं और साथ में सर का जन्मदिन भी है, तो बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मंच पर विराजमान सभी अतिथि तथा श्रोतागण को मैं तहे दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। आज के संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर बीके शर्मा सर महोदय। इस संगोष्ठी में मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। सर मंच पर स्वागत है। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर हरि सिंह पाल नगरी लिपि परिषद नई दिल्ली से हैं। महोदय, इस संगोष्ठी में मैं आपको स्वागत कर रही हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। मंच पर सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। महोदय, इस संगोष्ठी में मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। सर मंच पर स्वागत है। विशिष्ट वक्ता के रूप में हरेराम वाजपेयी जी हैं। सर महोदय, इस संगोष्ठी में मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर सोना जाधव जी। आदरणीय, मैं इस संगोष्ठी में स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। सरस्वती वंदना डॉक्टर अरुणा सराफ जी कर रही थी। आदरणीय, मैं आपको इस संगोष्ठी में स्वागत तथा अभिनंदन कर रही हूँ। संचालन बहुत सुंदर करी डॉक्टर रश्मि चौबे जी। आदरणीय, मैं आपको इस संगोष्ठी में स्वागत कर रही हूँ। प्रस्तावना कर रही है डॉक्टर प्रोफेसर शेख शहनाजी अहमद नादेर से। आदरणीय, मैं आपको इस मंच में संगोष्ठी द्वारा स्वागत कर रही हूँ। स्वागत तथा अभिनंदन कर रही हूँ। आपका मंच पर स्वागत है। आभार के लिए मैं मंच पर डॉक्टर मुमताज पठान। आदरणीय, मैं इस संगोष्ठी में इस मंच पर स्वागत कर रही हूँ और अंत में सभी श्रोतागण को तहे दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है श्वेता जी। और आवाज आपकी नहीं आ रही, माइक ऑन कर लीजिए। आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत भाषण हेतु। आदरणीय डॉक्टर अशोक भार्गव जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का क्षण है। भाषा, साहित्य और नागरिक की सेवा में निरंतर समर्पित दो प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व आदरणीय हरि सिंह पाल जी तथा आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी के जन्मदिन दिवस पर हम सब अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया इन दोनों के लिए सबसे पहले एक बार ताली तो होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों के लिए ये कार्यक्रम है। और प्रस्थान हेतु मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ डॉक्टर शहनाज शेख नांदेड़ से। फूलों सी महके हर सुबह, सूरज सा हो आपका मान, हिंदी सेवा की यह साधना बढ़ाती रहे सदा सम्मान। ये चंद पंक्तियां इसलिए बोली है कि ये दोबारा से संगोष्ठी ऐसी चलती रहेगी, हमें ऐसी आशा है। आप अग्रणी रहकर ये सब करवाती रहेंगी। स्वागत है शहनाज शेख। धन्यवाद मैम। आज की हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ये संगोष्ठी, जिसमें हमने ये शुभ अवसर डॉक्टर हरिपाल सिंह सर जी, नगरी लिपि परिषद महामंत्री और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के हमारे मार्गदर्शक तथा दूसरे हमारे ज्येष्ठ साहित्यिक और आदरणीय, जिनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, ज्येष्ठ साहित्यिक हरेराम वाजपेयी सर, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के पूर्व संयोजक तथा पूर्व मार्गदर्शक तथा आपके संयोजक, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बीके शर्मा सर, हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के पूर्व संस्थापक और मुख्य वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के अध्यक्ष, तथा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव जी, मध्य प्रदेश इकाई तथा राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, और दूसरी वक्ता डॉक्टर सुवर्णा जाधव, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, तथा सुमधुर आवाज में और अभी जो कि
मेरा और डॉक्टर रश्मि बहन का संगम जुड़ चुका है, जो कहूँ और वो ना माने ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अभी ये दूसरी संगोष्ठी हम दोनों मिलकर जो यहाँ पर कर रहे हैं सर के अनुमति से और उनकी प्रेरणा से और सुमधुर आवाज में आप संचालन कर रही हैं डॉक्टर रश्मि चौबे मैम और जिन्होंने अभी स्वागत भाषण किया डॉक्टर श्वेता मैम। हमारी इस संगोष्ठी का विषय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने ही यहाँ पर सुझाया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देवनागरी लिपि, वैसे देवनागरी लिपि के ऊपर जैसे कि अभी सर ने कहा कि क्योंकि ये अवसर हमको डॉक्टर हरिराम वाजपेयी सर और डॉक्टर हरिपाल सिंह जी के जन्मदिन के लिए, क्योंकि अगर प्रभु सर होते तो बहुत ही जोरों शोरों से ये आज की संगोष्ठी होती और इसीलिए उसको याद रखते हुए, क्योंकि जन्मदिन भी होना चाहिए और संगोष्ठी भी होनी चाहिए और मैंने शैलेंद्र कुमार शर्मा सर से बात की और उन्होंने उसको हाँ किया और उससे पहले भी मैंने रश्मि मैम से कहा था कि हम एक संगोष्ठी लेंगे, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र सर कहीं बिजी थे, वो उत्तराखंड गए हुए थे और इसीलिए वो संगोष्ठी नहीं हो पाई। सर ने समय देते ऐसा कहा, लेकिन सर के उस कार्य में शायद सर को विस्मृत हो गया होगा, इसलिए आज फिर बाद में सर को मैंने याद दिलाया कि सर 15 तारीख को हरिपाल सिंह सर की और हरे राम वाजपेयी सर जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर हम एक संगोष्ठी रख सकते हैं। सर ने तत्काल हाँ कहा और विषय का सुझाव दिया और मैंने कार्यक्रम पत्रिका बनाकर रश्मि मैम को डाला और रश्मि मैम ने इसका लिंक बनाकर यहाँ पर पेश किया और आप सबका धन्यवाद कि आप इस संगोष्ठी में जुड़े हैं। वैसे देखा जाए तो इस देवनागरी लिपि का वैश्विक स्तर बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह से रोमन लिपि ने सारे विश्व को यहाँ पर पूरा व्याप लिया है, उसी तरह हमारी ये देवनागरी लिपि भारतीय भाषाओं को ही नहीं बल्कि हमारे भारत के बाहर की भाषाओं को भी वो यहाँ पर अपने में समाने के लिए तैयार है और ये हमारे देवनागरी लिपि का विकसित रूप यानी 11वीं सदी से इसका विकसित रूप होते हुए आज ये हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं में इसमें लिखा जा रहा है हमारी देवनागरी लिपि में, क्योंकि इसकी विशेषता ही ऐसी है कि देवनागरी लिपि को कोई भी ना नहीं कह सकता, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह से एक स्त्री के सर के ऊपर अगर आंचल हो तो वो उसकी सुंदरता में क्या होती है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी तरह हमारे इस हिंदी भाषा में यानी कि हमारी देवनागरी लिपि के ऊपर जो शिरोरेखा खींची जाती है, तो हमारे वो अक्षर यहाँ पर सुहावने ध्यान के बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए ये इसका स्तर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से यानी कि अगर हम जैसे बौद्ध धर्म का अगर ग्रंथ देखें जिसमें कि बुद्धम शरणम गच्छामि लिखा है, तो वो भी हमारी देवनागरी लिपि में भी लिखा है और मुस्लिम धर्म की जो कुरान है, कुरान भी आज हमें देवनागरी लिपि में यहाँ पर मिल रही है, जिसको पढ़ना आसानी से हम पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही टॉलस्टॉय के भी ग्रंथ, शेक्सपियर के भी ग्रंथ यहाँ पर हम हिंदी में अनुदित कर यानी देवनागरी में अनुदित कर उसे भी हम पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारे हिंदी की यहाँ पर क्या है कि विश्व स्तर पर वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज चाहे तकनीकी का युग हो, कंप्यूटर का युग हो, डिजिटल का युग हो, इन सबको वो देवनागरी लिपि में संयुक्त अक्षरों के संयोजन की अनूठी क्षमता इसमें दिखाई देती है और इसमें भी इस युग में भी वो अपनी अनुकूलता को यहाँ पर लिए हुए है, ऐसा मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। और इसके ऊपर मैं ही क्या कहूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। विश्व देवनागरी लिपि के वैश्विक स्तर पर वैश्विक परिसर में ये देवनागरी लिपि यहाँ पर हम उनके मुख से सुनेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं अपनी इस प्रस्तावना को यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे का सूत्र संचालन रश्मि चौबे के हाथ सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया आपका। मुक्ता कौशिक जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर माइक खोल लीजिए डॉक्टर रश्मि चौबे, माइक ऑफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुक्ता कौशिक जी जुड़ चुकी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय शैलेंद्र कुमार शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुणा सराफ जी जुड़ चुके हैं। कृपया किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर लीजिए। लेकिन मैं जिन मुक्ता को बुलाने वाली थी आदरणीय पाल सर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आ गया हूँ। जी
मुझे दिखाई नहीं रहे थे सर आप, इसलिए। किसी का फोन आ गया था तो कर लो। ठीक है। तो ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आज के जो जिनके लिए आज के दिन हमने आभासी गोष्ठी रखी हुई है, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, जो कि महामंत्री हैं नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली से, और सौरभ पत्रिका न्यूयॉर्क से, और नागरी संगम पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। आदरणीय सर का 15 जुलाई 1955 में जन्म हुआ, ग्राम सुड़ियाल अलीगढ़ से। पीएचडी की है लोक साहित्य, एम.एड शिक्षा शास्त्र, एम.ए हिंदी समाजशास्त्र, पीजीडी दूरस्थ शिक्षा, बीएससी मेडिकल, पर्याप्त है डॉक्टर रश्मि, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। कई लेख लिखे हैं, कई पुरस्कार हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो कि सभी को पता है। सर ने मुझे बोलने से मना कर दिया था, तब भी थोड़ा थोड़ा मैंने बोलना शुरू किया, मुझे पता था। ये सर की एक अच्छा ये कि वो विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं आज की गोष्ठी में। दो चंद लाइनें कहूंगी सर। शतायु हो, यशस्वी हो, सपनों का विस्तार मिले, हिंदी सेवा का ये पावन रूप आपको नित नया संसार मिले, और नागरी लिपि की सेवा एवं अन्य सेवाओं में भी अपने आप को समर्पित किए हुए आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, जिनका किसी भी गोष्ठी में आना हमारा मान सम्मान और गौरव को बढ़ा देता है। ससम्मान स्वागत करती हूँ सर, हार्दिक अभिनंदन है आपका। और आपको सभी गोष्ठी के सभी सदस्यों की ओर से सर्वप्रथम जन्मदिवस की कल है सर का जन्म दिवस, तो कल के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बरसता रहे, ऐसी मनोकामना के साथ स्वागत करते हैं सर। स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि चौबे। सबसे पहले मैं आप सभी अपने आत्मीय जनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी, वो भी हमारे मित्र हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। यद्यपि अब हम इस शुभकामना के पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं, आपको हम हृदय से स्वीकार करते हैं। और जन्मदिन जैसी बात तो महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, और चूंकि हमारे हरिराम वाजपेयी जी महापुरुषों में ही सम्मिलित हैं, और चूंकि बीतरागी है, हाँ साधु मना है। मैं तो भाई सांसारिक आदमी हूँ, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा, इससे मैं ग्रसित हूँ, मैं इससे मुक्त नहीं। इसलिए मेरा जन्म से कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। सार्थकता नाना जी, मैं थोड़ा सी बधाई दे दूं क्या प्लीज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मैम सर बोल रहे हैं अभी थोड़ा शांत रहें, बाद में हम एक एक करके सबको बुलाने की कोशिश हाँ, करेंगे। क्योंकि मेरा क्या नेट चल नहीं रहा है मैम व्यवस्थित। बीच में बोलना बंद कीजिए, आपको समय दिया जाएगा, आप बाद में बात करिए। आपकी नहीं, स्वीकार हो मेरा गई है नेट थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए। मैम। सर बोल रहे हैं प्लीज बीच में मत चलिए बोलिए। बोलिए, अरुणा जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं अरुणा जी, बोल दीजिए, चलिए। अरुणा जी कुछ आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, मेरा क्या नेट थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा नेट आ जा रहा है, इसलिए बार बार तो मैं नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर बाद में भी बात कर लेंगे, फोन में भी बात कर लेंगे, ठीक। जी जी जी। धन्यवाद। आप जुड़ गई हैं, आप बाद में बात कर लीजिए सर के बोलने के बाद, क्योंकि आपको याद किया गया था कि अरुणा जी हैं, इसके बाद सरस्वती वंदना भी आपको कहना थी, तो आप जुड़ गई, आप जुड़े रहिए फिर। अरे मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जो जन्मदिन की बात है, जन्मदिन निश्चित रूप से महापुरुषों के मनाए जाते हैं, महान लोगों के मनाए जाते हैं, और मनाए ही जाने चाहिए। और जब कोई मुझसे जन्मदिन की बात करता है तो मुझे लगता है जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा हो रही हो, या मुझे पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा हो। ये परंपराएं बड़ी छोटी हैं, लेकिन चूंकि हमारे डॉक्टर प्रभु चौधरी ने ये एक श्रृंखला शुरू की थी, तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि ये जन्मदिन तो बच्चों के लिए होना चाहिए। हम जैसे लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ताओं के लिए तो यह है कि किसी विषय पर हम चर्चा करें, और उस चर्चा पर ही हम सीमित रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे वाजपेयी जी महान आत्मा है, तो इनके जन्म के लिए निश्चित रूप से बधाई दी जा सकती है। और मेरा ऐसा कोई भी दावा नहीं है, मेरे बारे में बृजकिशोर शर्मा जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिस पर शाबाशी दी जाए या उसे रेखांकित किया जाए। तो मित्रों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हम सब राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ओर से इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। ये काफी विलंब हो गया। ये कार्यक्रम और भी पहले इस तरह के होते रहने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुए। निश्चित रूप से यदि
आज डॉक्टर प्रभु चौधरी होते तो कई कार्यक्रम हो गए होते इस बीच में। इस बात को हम अंतर्मन से स्वीकार करते हैं। उनकी अनुपस्थिति को आज हम रेखांकित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्ति की महत्ता क्या हो सकती है कि व्यक्ति पूरी एक संस्था को चला सकता है, अपनी धुरी पर उसको घुमा सकता है, बड़े-बड़े संपर्क स्थापित करके उसको एक नया स्वरूप दे सकता है। ये हमारे डॉक्टर प्रभु चौधरी में गुण थे और हम चाहते हैं कि उनका जो ये वृक्ष लगाया हुआ है, पौधा जो लगाया हुआ है, वो वट वृक्ष की तरह फैले, पुष्पित हो, पल्लवित हो और हम सबको शीतल छाया दे। अगर हम इस तरह के आयोजन अगर नियमित रूप से करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम इस बहाने उनको याद कर रहे हैं, डॉक्टर प्रभु चौधरी को, हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक चेतना के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, हमारे बृजकिशोर शर्मा जी, हरिराम वाजपेयी जी और शहनाज शेख तो इसकी महामंत्री हैं। तो इस रूप में ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, इनसे हमें ज़रूर अपेक्षा है कि जो कार्य पहले होता रहा था, वो कार्य उसी रूप में हो, भले ही उस स्तर का ना हो, भले ही उस आवृत्ति में ना हो, लेकिन होता रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे संस्था का अस्तित्व बना रहे और इस संस्था की उपस्थिति बना रहे। और हम सब जब आज के विषय पर जब हम चर्चा करते हैं कि हिंदी साहित्य और नागरिक लिपि का जो भविष्य है, उसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से सुखद अनुभूति होती है। मैं चूँकि भारत सरकार में सेवा कर चुका हूँ, तो मुझे अनुभव है कि जब मैं भारत सरकार में आया था, तब हिंदी में काम करने की परंपरा ही नहीं थी। मतलब बहुत कम परंपरा थी। मतलब बहुत ज़्यादातर जो भारत सरकार का कार्य था, वो अंग्रेजी में ही होता था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो स्थिति ये थी कि वहाँ तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी, सब अंग्रेजी में होती थी। लेकिन शनैः-शनैः हम लोगों ने इसमें प्रकृति की है। उसमें भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें स्वैच्छिक संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसके माध्यम से ये है कि अब लोगों में जनजागरूकता आई है और आज भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है, अब अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी करने लगा है और क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन भी करने लगा है। मतलब उससे पहले ये परंपरा नहीं थी। मतलब सरकार की ओर से नहीं थी। ये सरकार की ही पहल पर ये कार्यक्रम होते हैं। पहले तो ये था कि कार्यालय में हम लोग हिंदी दिवस मनाते थे 14 सितंबर को। एक दिन पूरे साल में मना लिया और हिंदी का बस जय-जयकार हो गई। बाद में उसके बाद फिर हिंदी सप्ताह मनने लगा, हिंदी पखवाड़ा होने लगा, हिंदी माह मनने लगा। तो उससे हमारे भारत सरकार के कार्यालय में एक जागरूकता आई कि हाँ, हिंदी में भी काम किया जा सकता है। पहले इक्के-दुक्के कई हिंदी अधिकारी होते थे या अनुवादक होते थे। अनुवादकों का कार्य सिर्फ ये था कि जो अंग्रेजी में पत्र आया है, उसका अनुवाद करके उनको दे दें या कोई लेख आया है, तो उसका अनुवाद करके दे दें। इतना सा काम रहता था। लेकिन जैसे-जैसे भारत सरकार की इसमें गतिविधियाँ बढ़ी, उसमें अभिरुचियाँ बढ़ी, तो हिंदी को पर लगने लगे। आज स्थिति ये है कि जो कभी हिंदी अधिकारी का पद था, द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित पद था वो, उसको बढ़ा कर के अब सहायक निदेशक राजभाषा प्रथम श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी का पद वो कर दिया गया है। तो इसलिए अब जो राजभाषा से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें अब अनुयोग से काम करते हैं और स्थिति ये है कि वो बाद में पदोन्नति करके निदेशक राजभाषा भी बनते हैं और या महाप्रबंधक राजभाषा भी बनते हैं। इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं कि जिन्होंने अनुवादक से नौकरी की शुरुआत की और निदेशक राजभाषा तक के पहुँच गए या बाद में वो महाप्रबंधक राजभाषा भी बन गए। और जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जिसको हम कहें कि पीयूषू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर की जो जितनी कंपनी है, जैसे बीएचईएल है, बीईएल है, इंडेन है, ये सब जितनी ऑयल कंपनी है, वो सबको में भी राजभाषा के जो पद हैं, वो वहाँ पर बना दिए गए हैं। वहाँ पर पद दिया गया है उनको प्रबंधक राजभाषा, मुख्य प्रबंधक राजभाषा, और महाप्रबंधक राजभाषा, इस तरह के पद वहाँ भी है। मतलब जहाँ कभी पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि जो पीएसयू है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, उसमें कभी इस तरह की बात भी होगी। आज आप देखते हैं तो उनके कार्यालय के बाहर जो ब्लैक बोर्ड, जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें प्रतिदिन एक हिंदी का नया अक्षर वहाँ पर लिखा जाता है अंग्रेजी, उसका हिंदी में अनुवाद वहाँ पर दिया जाता है। हिंदी में सूक्तियाँ, हिंदी में विचार वहाँ पर प्रतिदिन लिखे जा रहे हैं। ये हमारी जो है उपलब्धि हुई है और जहाँ हिंदी गई है ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ नागरी लिपि गई है। तो इस रूप में जो पहले लोग नागरी लिपि में लिखने में संकोच करते थे,
सनई सनई जो है इसमें रुचि नहीं लेने लगे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग चूंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहते रहते हम अंग्रेजी के गुलाम हो गए। कहाँ तो हमें एक शासन का आधिपत्य स्वीकार करना चाहिए था, हमने उनकी भाषा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, उनकी संस्कृति का हमने आधिपत्य स्वीकार कर लिया, हमने उनके दर्शन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ये हमारे नैतिक जो बल है या नैतिक हमारा जो सोच है उसकी गिरावट इसको हम कह सकते हैं। तो इस रूप में जैसे जैसे शनई शनई सरकार का इस ओर ध्यान गया और धीरे धीरे जो जैसे हरिराम वाजपेयी जी राजभाषा क्षेत्र में रहे हैं, ऐसे जो समर्पित और निष्ठावान लोग जब आए तो उससे इसको और भी बल मिला। वरना जब मैं पहली बार भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में नियुक्त हुआ तो उस समय हिंदी अधिकारी का एक पद था, एक अनुवादक का पद था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा किसी से कि भाई हिंदी में भी काम होना चाहिए सरकारी, कभी कभी नहीं कहा। जबकि ये दायित्व प्रथम दायित्व हिंदी अधिकारी का है, वो कम से कम हर सीट पे जाके कहे, हर अधिकारी से कहे कि भाई आप जो है इस काम को हिंदी में करते हैं। मैं आपको अपनी बताऊं कि मैं जब शिक्षा मंत्री एसएससी से चयनित होकर के इसमें आया तो जैसे काम होता था, हम लोग हमारा जो काम था वो हिंदी का काम था, मतलब हिंदी में हम पुस्तकें तैयार करते थे प्रौढ़ शिक्षा के लिए। और उसको लेकिन जब नोटिंग ड्राफ्टिंग जो फाइलें में होती थी वो अंग्रेजी में होती थी, रोमन लिपि में होती थी, हिंदी में कोई नहीं करता था। तो हमारे एक अधिकारी तमिलनाडु से आए, रामानाथपुरम जिले से। रामानाथपुरम जिला तमिलनाडु का वो जिला है कि समुद्र के इस पार है और समुद्र के उस पार रामेश्वर है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो तमिलनाडु से दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम कुछ हिंदी सीख जाएंगे, लेकिन आप लोग अंग्रेजी में काम करते तो हम हिंदी कैसे सीखेंगे। हमने कहा जी हमें तो इतने साल हो गए भारत सरकार की नौकरी में, किसी ने आज तक कहा ही नहीं कि काम भारत सरकार का हिंदी में ही किया जाना चाहिए, हिंदी में भी किया जा सकता है, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। तो आपने कहा है, हम तो चूंकि हिंदी क्षेत्र के हैं, हिंदी माध्यम से हमने पढ़ाई की है, अंग्रेजी माध्यम से भी की है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन चूंकि हम हिंदी क्षेत्र के हैं तो हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हिंदी में हमें काम करने में कैसी चीज है, कोई नहीं। तब से हमने लगातार हिंदी में कार्य शुरू किया और हस्ताक्षर भी जितने भी थे वो सब हम हिंदी में ही करने लगे। भले ही चाहे पत्र हमारा अंग्रेजी में था लेकिन हस्ताक्षर हमारे हिंदी में होते थे। उसके बाद जब मैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लिए परीक्षा के लिए गया तो वहाँ जब साक्षात्कार हुआ तो मैंने उन्होंने पूछा साहब किस भाषा में आप देना चाहेंगे, अंग्रेजी में, हिंदी? मैंने कहा मैं हिंदी में देना चाहूंगा। उन्होंने स्वागत किया मेरा। अक्षय कुमार जैन उस बोर्ड के चेयरमैन थे जो नवभारत टाइम्स के संपादक थे, उस जमाने में बड़े प्रबुद्ध बुद्धिजीवी थे। तो मैंने जब उन्होंने पूछा मैंने हिंदी की कह दिया। तो हिंदी में मेरा संघ लोक सेवा आयोग में मेरा पूरा साक्षात्कार हिंदी में हुआ और वही कारण रहा कि मेरा वहां पर चयन हो गया। अगर अंग्रेजी में बोलता तो निश्चित रूप से मैं उसमें इतना अभ्यस्त नहीं था, शायद सफलता शायद नहीं मिल पाती। इसका मैं भुक्तभोगी पहले रहा हूँ, एक आध बार और भी दिया है किसी और पद के लिए, लेकिन आकाशवाणी के लिए जब दिया तो मेरा चयन हो गया। तो हिंदी की करामात ये होती है कि क्योंकि आप अपने बात जब करते हैं तो हिंदी मतलब ऐसी है कि जो सबकी समझ में आ जाए। भारत के आप किसी भी कोने में घूमे, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या कच्छ से लेकर के मणिपुर तक, आपको हिंदी समझने वाले लोग मिल जाएंगे। भले ही चाहे वो लिख नहीं पाते हो, भले ही बोलने में उनको दिक्कत हो। यही कारण कि आज हमारी हिंदी बोलने वाली मुंबईया हिंदी अलग है, कलकत्ता की हिंदी अलग है और यहाँ तक कि दिल्ली की अलग है, चंडीगढ़ की अलग हिंदी है और जो जहाँ प्रदेश है उनकी अलग अलग हिंदी के एक रूप बन गए हैं। तो इस रूप में जब हिंदी बोली जा रही है और समझी जा रही है तो निश्चित रूप से उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अगर कोई गलत लिख रहा है या कोई किसी प्रकार से अशुद्ध लिख रहा है या वो मानकीकरण का पालन नहीं कर पा रहा है तो उसे हमें उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, आप इससे भी और अच्छा कर सकते हैं। तो एक अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व हो जाता है कि यदि हम अपने अधीनस्थों से ये कार्य कराएंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो संविधान के जो भाग है 17वां, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 343(1) है। उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हो। देवनागरी लिपि में लिखी गई इस लिपि को, इस भाषा को हमने राजभाषा को स्वीकार किया है। ये भारत सरकार की नीति है, ये राज्य सरकारों की नहीं है। अगर तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है,
वहां पर अनिवार्यता नहीं है कि आप हिंदी में काम करेंगे, लेकिन जो भारत सरकार के जो कार्यालय हैं, चाहे वो रेल के हैं, चाहे वो बैंक के हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हैं, या जैसे मैंने बताया पब्लिक सेक्टर के हैं, उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपना जो दैनिक कार्य है उसको आप देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में आप काम करेंगे। तो ये संवैधानिक व्यवस्था दी हुई है, और ये जो हमने संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकार किया है, 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं की लिपि नागरी लिपि है, और शनई शनई अब ये अन्य भाषाएं पिछले दिनों गृह मंत्री ने राजभाषा समिति की जो रिपोर्ट थी वो राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की थी, तो अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वोत्तर की 9 भाषाओं ने नागरी लिपि को अंगीकार कर लिया है। और चूंकि हम वहां पर कार्यक्रम करते रहे हैं उत्तराखंड पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से अरुणाचल में हमने 2 बार कार्यक्रम किया, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, सभी हमने पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य किया। आज स्थिति यह है कि अरुणाचल प्रदेश के 10 भाषाओं ने नागरी लिपि को अंगीकार कर लिया है, नागालैंड की 6 भाषाओं ने नागरी लिपि को अंगीकार कर लिया है, त्रिपुरा की 2 भाषाओं ने अंगीकार कर लिया है। तो ये पढ़ रही है, क्योंकि ये जन जागरूकता से हुआ है। और जैसा कि शहनाज चर्चा कर रही थी, रश्मि भी चर्चा कर रही थी, क्योंकि नागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, यानी जो हम बोल रहे हैं उसको हम हूबहू लिख सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे की इच्छा थी कि विश्व नागरी के रूप में ये आगे बढ़े, तो विश्व की किसी भी भाषा को नागरी लिपि में लिपिंतरित किया जा सकता है। किसी भी भारत की बोली भाषा को, विश्व की किसी भी बोली भाषा को हम उसमें लिख सकते हैं। यही कारण है कि हमारी नागरी लिपि परिषद ने जब प्राइमर तैयार की, प्रवेशिकाएं तैयार की, उसमें हमने इतालवी भाषा, सिंगली भाषा, जापानी भाषा, हमने रूसी, चीनी भाषा और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, इन फारसी, इनकी हमने प्राइमर तैयार की। और उसका कारण ये रहा कि अगर आपको हिंदी आती है, यदि आपको नागरी लिपि पढ़नी आती है, तो इसके माध्यम से आप इन भाषाओं को बोल सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। इस तरह के ये हुए हैं। और नागरी लिपि परिषद जो अपनी निबंध प्रतियोगिताएं कराती हैं, पत्र लेखन प्रतियोगिता कराती है बच्चों में, तो उसके लिए हमने अब ये छूट दे रखी है कि वो अपनी भाषा को नागरी लिपि में लिख करके अगर प्रस्तुत करेंगे तो उनको ज्यादा अंक मिलेंगे, ज्यादा उनको पुरस्कार मिलेंगे। फलत ये हुआ कि आज हमारे पास में तमिलनाडु से तमिल भाषा नागरी लिपि में लिख करके आती है, कर्नाटक से कन्नड़ भाषा लिख करके आती है, गोवा से कोंकणी भाषा लिख के आती है। तो ये धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं कि लोग अब अभ्यस्त हो रहे हैं। भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो पूर्वोत्तर में भारत में हो, उनमें सब में हिंदी एक विषय है। वहां पर BA से लेकर के MA तक की पढ़ाई हो रही है। हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, ICCR, उसके माध्यम से जो विदेश के विश्वविद्यालय हैं उनमें भी हिंदी विभाग खोले गए हैं, और वहां पर हिंदी चेयर स्थापित की गई, हिंदी पीठ वहां पर बनाई गई है। वहां से हम लोग भारत सरकार की ओर से हिंदी के प्राध्यापक भेजते हैं। लगभग 150 देशों में ये हिंदी, 150 विश्वविद्यालयों में हमारी हिंदी पीठ है, और वहां पर हिंदी में पढ़ाई हो रही है। और हमारे बहुत से प्रवासी भारतीय हैं, वो वहां के विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया से कार्यक्रम किया था, ये रश्मि उसमें जुड़ी, और उससे पहले हमने नीदरलैंड से किया, तो उसमें रूस के भी लोग जुड़े, उसमें जापान के भी लोग जुड़े, उसमें चाइना, यूक्रेन के भी लोग जुड़े। मतलब वो सब मतलब वहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं या हिंदी सिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग जोड़ते हैं, उससे हम आशान्वित हैं कि हिंदी और नागरी लिपि अब विश्व की ओर, वैश्विक प्रसार की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें चूंकि ये क्षमता है कि वो विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। हम ये नहीं कहते, बहुत से लोग कहते होंगे कि साहब वो नागरी लिपि एकमात्र वैज्ञानिक लिपि, ऐसा नहीं कहते, लेकिन जितनी वैज्ञानिक लिपि है विश्व में, उसमें से एक जो वैज्ञानिक लिपि है वो नागरी लिपि भी है। नागरी लिपि को स्वीकार करना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक उनका योजना है, परियोजना, उसके अंतर्गत वहाँ की जो सूचनाएं हमें नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में प्राप्त हो रही है। 1945 से यूनेस्को दूत एक हिंदी में वहां से पत्रिका निकलती है संयुक्त राष्ट्र संघ से, अमेरिका से। तो ये काम जब से हो रहे हैं, अब से काम नहीं हो रहे। आज हमारे जो रेडियो स्टेशन है, चाहे डॉइचे वेले हो जर्मनी का, चाहे रेडियो अमेरिका हो, या निप्पन हो जापान का, या रेडियो चाइना हो, उसमें भी हमारे प्रसारण लगातार एक जो भाग है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो,
उसमें प्रसारण होते हैं। और हम स्वयं यहाँ दिल्ली से जो हमारे खाड़ी के देश हैं या पश्चिमी एशिया है, उसके लिए हम अलग से प्रसारण करते हैं। सभी भाषाओं में, लगभग 18 भाषाओं में हम प्रसारण करते हैं, विदेशी भाषाओं में, जिससे वहाँ के लोग इनको सुन सकें। तो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कार्य हो रहा है, और ये कार्य बढ़ कर के जैसे बताया रश्मि ने कि हम पत्रिका सौरभ का प्रकाशन करते हैं न्यूयॉर्क से, तो इस तरह की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। मतलब एकमात्र ये नहीं है, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से 4-5 पत्रिकाएं वहां से प्रकाशित हो रही हैं। जापान से हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, न्यूजीलैंड से हो रही है, दुबई, जो ये खाड़ी देश है, यहाँ से भी अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। तो ये दर्शाती है कि अब जो साहित्य का जो रूप है हिंदी का, वो बेहतर होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो विदेशी जो लोग लिख रहे हैं, प्रवासी भारतीय, खासतौर से जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतवंशी जो लिख रहे हैं, उनके लिए उनके साहित्य को प्रवासी साहित्य के रूप में मान्यता मिल रही है। मतलब अब कई विश्वविद्यालय प्रवासी साहित्य को पढ़ाने लगे हैं, अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं, साथ ही उसमें शोध कार्य भी हो रहा है, और अब प्रवासी साहित्य के प्रति लोगों में रुचि भी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदी और नागरी लिपि की वैज्ञानिकता के साथ साथ इसकी लोकप्रियता और इसकी जन पक्षधरता ही है कि इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और इसके माध्यम से जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना है, इस तरह के जो कार्यक्रम कर रही है, इसमें जो हमारे नागरिक प्रेमी, हिंदी प्रेमी जुड़े हैं, इस बात की आश्वस्त करते हैं कि हम सब लोग की इच्छा है कि हम लोग इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पर अपने परिवार से शुरू करें, अपने परिवेश से शुरू करें, अपने पड़ोस से शुरू करें, जहाँ हम कार्यालय है वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ कार्य शुरू करें, तो निश्चित रूप से ये नागरी लिपि विश्वलिपि बनेगी, और भारत की जो हिंदी भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भाषा बन सकेगी। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं। आप सब विद्वान ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना, इसके लिए मैं आपका प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंदी, जय नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। बहुत सुंदर। प्रेरणादायी उद्बोधन और हम सभी को सुनने को मिला, इसके लिए बहुत सुंदर पाल सर। मेरी आवाज में इको आ रही है क्या? इको आ रही क्या? ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय धन्यवाद आदरणीय सर, आपका प्रेरणादायी उद्बोधन आपने दिया, और आपका स्वयं का व्यक्तित्व ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आज के एक और विभूति आदरणीय हरिराम वाजपेयी सर का ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। संप्रति प्रचार मंत्री श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर, अध्यक्ष हिंदी परिवार इंदौर, सलाहकार मध्य प्रदेश लेखक संघ इंदौर इकाई, सेवानिवृत्त सहायक मुख्य अधिकारी राजभाषा यूको बैंक अंचल कार्यालय इंदौर, महासचिव एवं अध्यक्ष यूको बैंक अधिकारी महासंघ मध्य प्रदेश, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ इंदौर, हिंदी से संबंधित सेमिनारों में भाग लेने के लिए इंग्लैंड एवं नेपाल की यात्राएं भी की हैं आदरणीय ने। मॉरिशस में संपन्न विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में सहभागिता रही है आदरणीय सर की। अब तक 4 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। बाल साहित्य पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2016 में प्राप्त। इसके अलावा कई विशिष्ट संस्थाओं में सम्मान, आकाशवाणी दूरदर्शन पर अब तक कई कार्यक्रम प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी सर का आज जन्म दिवस है, उनको हार्दिक बधाइयां। चंद पंक्तियों से सर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। सेवा समर्पण साधना जिनकी जीवन रीत, जन्म दिवस पर दे रहे शुभकामनाएं और प्रीत। आप सभी की ओर से मैं आदरणीय सर को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ और बधाइयां देती हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आदरणीय पाल साहब जब किसी मंच पर हों तो ये मान के चलता हूं कि देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और संस्कार, इसके वो वटवृक्ष हैं, और उस वटवृक्ष के नीचे बैठ करके शैलेंद्र शर्मा जी जहां पर बैठे हों, वीके शर्मा जी जहां पर बैठे हों,
हिंदी की उपासक शहनाज जी जहाँ बैठी हों, जिनकी मातृभाषा जन्म से अगर कही जाए तो उर्दू है, क्षेत्र मराठी का है, लेकिन हिंदी में इतनी निष्णात है। और रश्मि जी ऐसे महानगर में बैठ करके हिंदी की सेवा कर रही हैं। रंजीत सिंह जी हैं, अरुणा सराफ जी जिनकी मराठी मातृभाषा है लेकिन वो हिंदी पढ़ा रही हैं। तो मैं कितने सभी लोगों को, डॉक्टर भार्गव, सभी को पहले तो मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के आदरणीय पदाधिकारी कि ये मैंने ही कहा था कि 15 तारीख को कुछ मेरी विवशताएं हैं, क्योंकि अभ्यास मंडल के कार्यकारिणी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उसमें शामिल होना पड़ेगा। इसीलिए यदि संभव हो तो 14 तारीख कर लें या और सुबह। तो मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, इसलिए मैं आप सभी का आभार भी मानता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि आपने जिस तरीके से बच्चे की बात मान ली जाती है तो आपने उस बच्चे की बात मानी और मुझे खुशी प्रदान की। शर्मा जी, आपके आने के पहले संजय जी हमने थोड़ी सी अनौपचारिक चर्चाएं की हमारे आदरणीय पाल साहब से, क्योंकि बड़े हैं उनके साथ हंसी मजाक भी थोड़ी सी कर लेते हैं। और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अगर कोई कार्यक्रम हो तो आनंद शब्दों से भी लिया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आज एकादशी जैसी बात हो गई है कि कभी कभी पंडित एकादशी 2 दिन बता देते हैं, एक दिन शुरू होती है दूसरे दिन तक चलती रहती है। तो वही हाल हम दोनों का हो गया है कि हम एकादशी जैसे आनंद लोगों की शुभकामनाओं का ले रहे हैं और इसके लिए भाग्यशाली हैं। जहाँ तक आदरणीय पाल साहब को सुनने के बाद जो इस भाषा में बहुत ही अनुभव जीवन का लिए हुए हैं, बहुत काम किया है। और आदरणीय शैलेंद्र साहब को, शर्मा जी को तो मैं जब सुनता रहता हूँ, कभी कभी चूक जाता हूँ किसी विषय से तो अपने आप को पछताना पड़ता है कि मैं कहाँ दूसरे कामों में लग गया। इनसे प्रेरणा मिलती है रश्मि, इनको सुन करके। मैं अभी पाल साहब बता रहे थे किस तरीके से हिंदी अधिकारियों की भर्ती होती थी। मेरा भी यही हाल था कि मैं सागर में मैनेजर था और चूंकि दखलंदाजी हिंदी में बहुत ज़्यादा थी तो कलकत्ता से प्रधान कार्यालय से ये आता था कि ये आदमी अपनी चिट्ठियां हिंदी में क्यों लिखता है, ये जो भी करता है ये हिंदी में क्यों करता है। तो वहां पर किसी ने कहा कि ऐसा करो इसको हिंदी अधिकारी बना दो तो उन्होंने तो ये सोच के चला था कि इसको हिंदी अधिकारी पनिशमेंट जैसे दंड के रूप में है, लेकिन मुझे ये सुखद अवसर मिला कि हिंदी की मैं सेवा करने के लिए इंदौर में आया। और वो एक स्वर्णिम युग था हम लोगों का, जबकि हिंदी के लिए सारे कार्यालयों को, बैंकों को, बीमा कंपनियों को, सबको जोड़ करके पूरा इंदौर हिंदी में बना दिया और बहुत सारी कार्यशालाएं, एक जीवन का अनुभव रहा। और हिंदी के कारण ही मैं पाल साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं बैंक में रह करके और महाप्रबंधक भी बन जाता तो शायद कुर्सी छोड़ने के दूसरे दिन मुझे नमस्ते करने वाला कोई नहीं मिलता, ये पता है। लेकिन हिंदी भाषा माँ से जुड़ेगा तो आज भी मैं जीवंत हूँ और 23 साल सेवानिवृत्त के हो चुके हैं और मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ। अगर हूँ तो हिंदी के कारण हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरा सौभाग्य कि आप जैसे मनीषियों से अगर मैं दूसरी जगह होता तो पता नहीं कहाँ चला जाता। हिंदी ही है जो क्षिप्रा में स्नान करवा रही है, हिंदी है जो यमुना में स्नान करवा रही दिल्ली में, हिंदी ही तो है जो गंगा में स्नान करवा रही है। ये सारी जो धाराएं हैं वो हिंदी के कारण मुझे मिल रही हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने एक आलेख लिख रहा हूँ, उसके संदर्भ में आदरणीय शैलेंद्र जी, मैं वीणा की जो शताब्दी मनाने जा रही है 100 साल देश की एकमात्र पत्रिका, उसमें मैं देख रहा था रश्मि जी की, कल मैं जब पढ़ रहा था तो 1942 की वीणा के एक अंक में आदरणीय सिंह जी वहां पर एक लेख लिखा हुआ जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि हम लोग हिंदी के लिए इतना काम कर रहे हैं और रोमन अपने पैर पसार रही है। ये चिंता 1942 की वीणा में मिल रही है। आज हम कह रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देवनागरी, आपका आशान्वित उद्बोधन सुन करके प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आपने जहां से समापन किया है, हम अपने आप को देखें, हम कर क्या रहे हैं। हम अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी आती है, हिंदी लिखना आती है, तो हम कितना लिख रहे हैं और जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको हम कितनी प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी बजाय गलतियों पर
उंगली उठाने के बजाय हम उनकी उंगली पकड़ के सही अक्षर लिखाना कितने को सिखा रहे हैं। अगर ये हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं, अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। और जब अगर हम गुड मॉर्निंग से जीएम लिखना शुरू करेंगे, जीएन लिखना शुरू करेंगे, हैप्पी बर्थडे लिखना शुरू करेंगे, तो हमारी अगर शुरुआत ही यहीं से और ये सोच रहे हैं इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो इसका मतलब है कि हमने एक जो कलश भर के रखा है उसमें हम कहीं ना कहीं से छेद कर रहे हैं। और यही धीरे धीरे करके आगे बढ़ करके अंग्रेजों ने क्या किया था, व्यापारी बन के ही तो आए थे और फिर एक दिन शासक बन गए। तो ये छोटे छोटे जो शब्द हैं हमारे जीवन में उपयोगिता है। अगर वहां हम देवनागरी के बजाय और हिंदी भाषा के बजाय अपनी मातृभाषा के बजाय उन भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो ठीक उसी तरीके से हुआ कि आज एक छेद हो रहा है, फिर कल सैकड़ों हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है, उनसे मैं विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काम आपकी मातृभाषा के बिना नहीं चलेगा, काम आपका हिंदी के बिना नहीं चलेगा, काम आपका देवनागरी के बिना नहीं चलेगा। ये मेले हैं, आंधियां हैं जो 2 दिन की हैं, आकर के चली जाएंगी। आपको छाया अगर बड़े बच्चे की चाहिए तो इन्हीं भाषाओं से मिलेगी और इन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रेरणादायक उद्बोधन से सिर्फ इतना कहना चाहूंगे, हम लोग जितने जुड़े हैं, प्रभु जी ने जो शुरुआत की थी, जैसे प्रभु जी को हम लोगों ने याद किया, उनके जैसा कर्मठ व्यक्ति 1 महीने में कितने कार्यक्रम कर रहे हैं। वो पूना पहुंच रहा है, बॉम्बे पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, भोपाल पहुंच रहे हैं, उज्जैन पहुंच रहे हैं, और कब किसको कैसे तैयार कर लेंगे ये उनसे सीखना चाहिए। तो ये कार्यक्रम शहनाज जी ने और शैलन जी, पीके शर्मा जी ने जो शुरू किया, उनके माध्यम से हम रश्मि जी से सबसे जुड़ पाए हैं। तो अपनी बात को, क्योंकि मुझे शैलन जी से सुनना है, आदरणीय उस दिन मुलाकात भी नहीं हो पाई किन्हीं कारणोंवश। उज्जैन हम जब गए तो सबसे पहले जो आपने शुभकामनाएं दी हैं रश्मि जी, उसके प्रति मैं सभी का नाम सभी के आ चुके हैं, फिर भी आप मान लीजिए पटल पर सोनू कुमार जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात कर रहा हूँ। पहले 4 पंक्तियां मैं आदरणीय पाल साहब के लिए स्वागत है। उनके इस शुभ अवसर पर समर्पित कर रहा हूँ। श्री हरिपाल जी प्रतिपालक हैं, श्री हरिपाल जी प्रतिपालक हैं, सहज तपस्वी ज्ञान प्रदाता। श्री हरिपाल जी प्रतिपालक हैं, सहज तपस्वी ज्ञान प्रदाता, नागरी लिपि के आराधक हैं, नागरी लिपि के आराधक हैं। भाग्यवान है जो उनका आशीष पाता, भाग्यवान है वो जो उनका आशीष पाता। और उन्हीं में से एक मैं भी हूं जिन्हें आशीष मिला हुआ है आप सभी का। और जो 11 तारीख का मुझे आशीर्वाद शुभकामनाएं मिल रही हैं शर्मा जी से भी सुबह हमारी दोपहर में बातचीत हुई थी, वीके शर्मा साहब से, तो उन सबके प्रति कुछ पंक्तियां मैं कविता में ही दे रहा हूँ। रश्मि जी अनुमति है और अध्यक्ष महोदय से? बिल्कुल सर, आज तो आपके लिए अनुमति है आप हम अच्छा, सुनते हैं। मतलब जिस दिन बच्चा जन्म दे उस दिन वो कितना भी रो ले उसकी चिंता नहीं को माना जाता है कि जन्म के समय बच्चे को रोना ही है तो चलिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका, जिनकी शुभकामना है पाई, कि बहुत बहुत आभार आपका, जिनकी शुभकामनाएं पाई। मन वासंती हुआ आज है, कि मन वासंती हुआ आज है, सभी जगह खुशियां है छाई, सभी जगह खुशियां है छाई। ये पूरा भारत जुड़ा हुआ है, चाहे वो जन्मदिन के ले लें, चाहे प्रभु जी को याद करके ले लें, चाहे देवनागरी के ले लें, लेकिन आज सबके चेहरे पर खुशी इस बात की है कि हम लोग मिल तो रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप तो कर रहे हैं, संवाद तो हो रहा है। उम्र तो ईश्वर, पाल जी आपने कुछ इस विषय की बात की थी कि हमारा क्यों मनाए, हम तो वाजपेयी जी का मनाना चाहिए। तो ये देखिए, आप उन शब्दों का मैं प्रत्युत्तर नहीं दे रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ कि उम्र तो ईश्वर बंधन की है। इस उम्र में और क्या कहना चाहिए कि उम्र तो ईश्वर बंधन की है, फिर भी भौतिक तन लगता, फिर भी भौतिक तन लगता, हर सुख और प्रशंसा पाने इधर उधर मृगता है भगता। कि भौतिक मृग लगता था लगता, आज ये सम्मान मिल जाए
आज वहां मुझे बुला लिया जाए, आज हम अध्यक्ष बन जाए, इससे मुक्ति अभी भी नहीं मिल रही है। यही लगता है कि इस जगह पर है तो हमें ये मिलता रहने चाहिए। हर सुख और प्रशंसा पाने इधर उधर मृगता है भगता, कितने वर्षों का है, कितने वर्षों का हुआ आज है, कितने साल के हो गए, इसका तो रख रख रखाव है। रश्मि जी कि कितने वर्षों का हुआ आज हूँ, इसका तो रख रख रखाव है, कितने शेष रहे क्षण पल हैं, कि कितने शेष रहे क्षण पल हैं, इसका नहीं है कोई हिसाब है, इसका कोई नहीं हिसाब है। समझ पड़े ये जोड़ न आई, खुशियां सभी जगह हैं छाई। आगे देखिए, और अंत में सभी से अनुरोध करते हुए इन पंक्तियों के, हंसते रहे हंसाते रहना, इस उम्र में और क्या दे सकते हैं। रश्मि जी कह रही थी कि आप बहुत अच्छे कहीं न कहीं गंभीर बैठे हो तो भी हंसा देते हो। तो इस उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति क्या करता है, अगर उनमें हंसाने की ताकत नहीं हो तो ये दादा दादी के बाद बच्चे जाके कभी नहीं बैठते। अंत में जब कोई माता पिता नहीं जवाब देते हैं और कोई नहीं तो वो दादा दादी ही होते हैं जिनके पास बच्चे जा करके, शर्मा जी सही कर रहा हूँ ना मैं, उनके पास जो है तो हंसते रहे हंसाते रहना, कभी किसी को दुख ना देना, मनता वाचा कर कि हंसते रहे हंसाते रहना, कभी किसी को दुख ना देना, जन्म दिवस पर मिली बधाइयाँ, जन्म दिवस पर मिली बधाइयाँ, प्रेम से बढ़कर नहीं मिठाइयाँ, कि जन्म दिवस पर मिली बधाइयाँ, प्रेम से बढ़कर नहीं मिठाइयाँ। बहुत बहुत आभार है आपका, जिनकी शुभकामनाएं है पाई, मनवासंती हुआ आज है, सभी जगह है खुशियां छाई, खुशी जगह है खुशियां छाई। ईश्वर ने पहले से लिख दिया है, वो उसके हाथ में है, लेकिन आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और ये प्रेम पा करके ये मान के चलता हूँ, इतना तो कह ही सकता हूँ कि फिर अगले दिन अगले वर्ष 15 जुलाई को हम मिलेंगे और उत्साह के साथ, इतनी आशा तो हम कर ही सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहुत सुंदर सर, बहुत रणजीत सुंदर। सर चेक करा हुआ है तूने भाई, रणजीत वाईफाई सर चेक से करा हुआ है। अनुरोध है कि कृपया अपना माइक बंद कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बिल्कुल एक आभार, मैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना से जब शुरुआत में जुड़ी थी तब एक सर थे, नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे, वो आभार गा के ही व्यक्त करते थे और आज आपने उनकी याद दिला दी मुझे। बहुत सुंदर आभार व्यक्त किया आपने सर। आप जिन हजारों साल और दिन ओझा जी नाम था उनका, ओझा, जी इंदौर से हाँ ओझा जी। तो उनकी याद आ गई आज मुझे आपके आभार से। आपने बहुत सुंदर आभार व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद हमेशा राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना पर और हम पर बना रहे, इसी प्रकार आप जुड़ते रहें और हम आपको सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही एक असूल। और सभी भाषाओं को जोड़ने वाली लिपि है नागरी लिपि। जैसे कि पाल सर बता रहे थे कि अभी कितनी बोलियों और भाषाओं की लिपि बनती जा रही है नागरी लिपि। और ऐसे ही नागरी लिपि परिषद से मध्य प्रदेश इकाई से जुड़े हुए जो प्रभारी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव सर, जो कि आज विशेष वक्ता के रूप में हैं। हम उनका उद्बोधन सुनेंगे। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय, आपका स्वागत है सर। कृपया आप अपना माइक खोल लीजिए। सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम, कृपया आप अपना माइक खोल लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय पाल साहब और हरे राम वाजपेयी जी को जन्म दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न, आनंद से युक्त रहें और हिंदी के विकास में, नागरी लिपि के विकास में आपका जो अतुलनीय योगदान है वह दिन दूनी रात चौगुनी और इसी तरह से प्रगति करता रहे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी हमारे वक्ता लोग कहेंगे। धन्यवाद सर। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए विशेष वक्ता की एक और विशिष्ट वक्ता है आज की आदरणीय श्रीमती सुवर्णा जाधव। मैडम मैं फ्री होना चाहता हूँ क्योंकि ठीक है, एक अपॉइंटमेंट है मेरा, ठीक है, निकलना होगा 15 मिनट बाद। ठीक है, ठीक है।
तो डॉक्टर मुख्य वक्ता शैलेंद्र के को रूप में बुलाइए। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, और उनके उद्बोधन के लिए सभी लोग ललायत रहते हैं, और चूंकि उनके पास समय कम है तो ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष और एवं कुलानुशासक हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोली सर, आप आइए और बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि सब आपको सुनना चाहेंगे। मैं बाद में आपके लिए कुछ बोल दूंगी। स्वागत है। सरस्वती श्रुतिमती मह्यताम। आज के इस महत्वपूर्ण उत्सव प्रसंग पर यह उत्सव संगोष्ठी है, और ये प्रथा राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के द्वारा ही प्रारंभ की गई कि महनीय विभूतियों का जन्मोत्सव अकादमिक महोत्सव के रूप में मनाया जाए। और इसलिए अभी जिन दोनों महनीय व्यक्तित्वों को मैं सुन रहा था, वो भले ही अपने आप को उम्र दराज मानते हो, लेकिन पाल साहब मेरी दृष्टि में लगभग 47-48 साल के हैं, और अभी 50 के आसपास वाजपेयी जी हैं। तो उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो किनका जन्मदिन मनाएंगे हम लोग। और वास्तव में आपके अगर सक्रिय जीवन निकालेंगे तो इतने ही समय से तो आप सक्रिय हैं। बाकी तो बालपन में, किशोरावस्था में आपने वो सब कुछ किया होगा जो माता पिता या परिवारजनों के द्वारा नियंत्रित हुआ होगा। स्वतः स्फूर्त समाज सेवा के, भाषा लिपि की सेवा के, साहित्य सेवा के ये जो दिन है, निश्चित तौर पर इतने ही हैं जितना मैं अभी संकेतित कर रहा हूँ। तो मैं इस उत्सव को एक अकादमिक उत्सव के रूप में लेता हूँ, और चूंकि जिन दो महनीय व्यक्तित्वों का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, दोनों ने अपना तन मन धन सर्वस्व भाषा, साहित्य, संस्कृति, लिपि और कुल मिलाकर भारतीय समाज उत्थान के लिए अर्पित किया हुआ है। जब भी हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं तो वह इन 5 महत्वपूर्ण आधारों पर टिकी होती है, जिनकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। सबसे पहला जो आधार होता है वो उसका देश होता है, जिसमें वह राष्ट्र पलता है, बढ़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है जाति। जाति, जैसा कि हम लोग यहाँ जाति को संकीर्ण अर्थ में नहीं लेते, वो होता भी नहीं है। जाति का तात्पर्य है जो उस समुदाय के लोग जो उस भाषा, उस राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव लिए हुए होते हैं। अतः हिंदी एक जाति है। तीसरा होता है महत्वपूर्ण तत्व धर्म। धर्म यहाँ संप्रदाय का बोधक नहीं है, या व्यापक अर्थ लिए हुए है। और इसके साथ साथ 2 विषय बचते हैं, संस्कृति और भाषा। तो दोनों ही जो व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं वो दोनों ही संस्कृति और भाषा को समर्पित हैं। अतः इन 5 महत्वपूर्ण तत्वों का जो समुच्च रूप राष्ट्र है, यदि इन 5 तत्वों पर हम अभिकेंद्रित हैं, हम अपना योगदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पहला है देश, दूसरा है जाति, तीसरा है धर्म, चौथा है संस्कृति, और उसके बाद है भाषा। भाषा और लिपि का तो गहरा संबंध है ही। लिपि भाषा की वाहिका होती है। अतः इन सभी सरोकारों को लेकर जो व्यक्ति कार्यरत है वह राष्ट्र प्रेमी है। हम लोग पता नहीं किन किन को जन्मदिन की बधाइयाँ, पता नहीं किन किन के जन्मोत्सव में जाने अनजाने सम्मिलित होते रहते हैं। सड़क पर चलते होते हैं तब भी अचानक कोई चित्र में दिखाई देता है, अखबार में भी दिखाई देता है, हम सम्मिलित हो जाते हैं। तो हम ऐसी महनीय विभूतियों का जन्मदिन क्यों न मनाएं? और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना ने इसी दृष्टि से, यद्यपि आप दोनों विनम्र हैं, निष्प्रिय हैं, लेकिन आपके जन्मोत्सव के माध्यम से हम सभी प्रमुदित होते हैं। अतः आप हमारी भावनाओं का सदैव सम्मान करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। हमें जितनी प्रसन्नता होती है आप दोनों के जन्मोत्सव की, संभवतः उतनी ही प्रसन्नता आपके पोते पोतियों को होती होगी। और घर में यदि पोते पोती हैं, आप देखिए जन्मोत्सव है, तो हमको भी आप अपना इसी रूप में परिवारजन माने। हम सभी लोगों को, चाहे शहनाज मैडम हो, चाहे रश्मि जी हो, चाहे हमारे प्रिय रंजीत अरोरा जी हो, मुक्ता जी हो, रजिया जी दिखाई दे रही हैं, प्रतिभा जी दिख रही हैं, श्वेता जी हैं, मुमताज भगिनी जी यहाँ उपस्थित हैं, जारेंद्र जी हैं,
और बिहार से अभी बात चल रही थी गंगा नदी की, तो सोनू कुमार जी हैं। प्रयाग के तट से गोकुलेश्वर कुमार जी हैं, सुनीता जी, बबला जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, आरिफ जी भी हैं। मैं यहाँ पर संकेत देना चाहूंगा कि और हम भी हम लोगों ने एक बार आवाज किसी अन्य व्यक्ति की भी आ रही है, बंद कर लें अपना कृपया माइक। हाँ, अब ठीक है। तो मैं यहाँ समर्थन चाहूंगा हमारे इस आज के आयोजन के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके शर्मा जी से। शर्मा जी से दशकों पुराना संबंध है और हम लोगों ने शिक्षक संचेतना को औपचारिक रूप में कभी नहीं लिया, और यही कारण है कि कई बार चौधरी जी से वैचारिक या अन्य प्रकार की सहमतियां असहमतियां होती थी, हम लोग के बीच में मत विभिन्न भी होता था, लेकिन हम लोग जिस बड़े ध्येय को लेकर चल रहे थे उसकी पूर्ति के लिए हम सब पुनः एकजुट हो जाते थे। हरिराम वाजपेयी जी हो, हरि सिंह पाल जी, आप दोनों के प्रति हम सबके, अब जिनको हम प्रातः स्मरणीय मानते हैं, स्वर्गीय प्रभु चौधरी जी के बहुत गहरे संबंध रहे हैं और दोनों के प्रति उनका बहुत ही अगाध श्रद्धा का भाव था। तो यह पहला अवसर है जब हम उनकी अनुपस्थिति में इन दोनों उत्सव मूर्तियों के प्रति हृदय से अपना अगाध आभार पूर्वक उत्सव भाव अर्पित कर रहे हैं। सुवर्णा जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। चूंकि विषय बड़ा गंभीर है और दोनों ही व्यक्तित्व इस विषय पर बोल चुके हैं, मैं केवल ये संकेत सूत्रों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि कोई भी भाषा तब तक भाषा नहीं बनती जब तक उसका बोली के साथ संबंध नहीं होता। और हिंदी की ये विशेषता है कि वो पहले बोली है फिर भाषा में बदलती है, जिसे हम लोग कभी ब्रजी के रूप में, कभी मैथिली के रूप में, कभी अवधी के रूप में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेख करते आए हैं। बाद में वह खड़ी बोली के साथ आगे बढ़ती है। यानी भाषा का जो रस संचार है वो जनपदीय भाषाएं करती हैं, बोलियां करती हैं। यदि बोलियों से भाषा का संबंध टूट जाएगा उस दिन भाषा मृत हो जाएगी। हमारा संकट यह है कि हम लोग कानों में हमारे बीच अचानक कोई शब्द मैथिली का आ जाता है, कोई मगही का आ जाता है, कभी कोई शब्द निमाड़ी या मालवी का आ जाता है, हम चौंकते हैं। लेकिन हिंदी का जो अतीत है वो बताता है कि हिंदी ने सभी बोलियों को सहजी अंगीकार किया। क्योंकि लोक साहित्य के मनीषी और ब्रजी के इस देश के शिखर पुरुष बैठे हुए हैं, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, उनको मैं ब्रज भाषा साहित्य का आज एक शिखर व्यक्तित्व के रूप में मैं देखता हूं। तो वे इस बात को पुष्टि करेंगे कि क्या बिना ब्रजी के हिंदी है? यदि हम ब्रजी को, अवधी को, मैथिली को, मालवी, निमाड़ी को, राजस्थानी को हिंदी से अलग कर दें, हिंदी बचेगी ही नहीं। अतः हमें हिंदी को यदि विश्व भाषा बनाना है, वो है, विश्व भाषा है, तो उसे उस स्तर तक ले जाने में जो योगदान जनपदीय भाषाओं का है उस पर हमें पुनर्विचार करना होगा। यह वर्ष हिंदी के पहले अखबार का 200 वर्ष की परिपूर्णता का अवसर है। उदंत मार्तंड को 200 साल हुए। यदि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास देखेंगे तो हमें स्मरण आएगा कि हिंदी ग्राम भाषाओं के साथ आगे बढ़ी है, हिंदी ग्रामीण क्षेत्र की बातों के साथ आगे बढ़ी है। और महात्मा गांधी जी ने तो संकेत दे ही दिया था कि यदि भारत को देखना है तो हमें ग्रामों तक पहुंचना होगा, और यह यात्रा उन्होंने की थी। आज भले ही हम लोग यूएन में हिंदी की बात कर रहे हैं, हम लोग राजभाषा के रूप में हिंदी की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट तक की भाषा के रूप में हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हिंदी का अस्तित्व भाषाओं के जो मूलभूत सरोकार हैं, जो हमारी बोलियां उपबोलियां हैं, उससे कटकर रह पाएगा क्या? तो हमें इस दौर में जबकि हमारी लोक भाषाओं पर संकट है तो हिंदी पर संकट है ही। यदि लोक भाषाएं बचेंगी तो हिंदी बचेगी। हमें इस रूप में हिंदी को लेना होगा। संस्कृति यदि उस जन समुदाय की
एक तरह से मूर्त आत्मा होती है। एक आत्मा वह होती है जो अमूर्त है, जिसका हम दर्शन नहीं कर पाते, और एक वह आत्मा होती है जो मूर्त होती है। संस्कृति हमारे संपूर्ण राष्ट्र की मूर्त अभिव्यक्ति है, वो भाषा के माध्यम से होने वाली अभिव्यक्ति है। अतः बिना भाषाओं और बिना बोलियों के संबंध का निर्वाह किए न संस्कृति बचेगी और न राष्ट्र बचेगी। अरोरा जी यहाँ बैठे हुए हैं, यदि पंजाबी में मिश्रित होकर ब्रजी के शब्द नहीं जाते तो क्या पंजाबी आज एक समृद्ध भाषा बन सकती थी? क्या बिना खड़ी बोली, बिना ब्रज भाषा के वह पंजाबी उस रूप में विश्व भाषा बन सकती थी? और गुरुमुखी का तो आविष्कार ही उन शर्तों पर होता है जो शर्तें गुरु नानक देव जी अपने दौर में समझते हैं। वे जान लेते हैं कि बहुत सरल रूप में यदि हम लिपि को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारी बात दूर तक नहीं जाएगी। तो उन्होंने देशज स्तर पर प्रयोग में लाए जाने वाले जो रूप देवनागरी के प्रचलित थे उन्हीं को उन्होंने गुरुमुखी में रूपांतरित किया और उसको इतना अधिक फैला दिया कि आज विश्व में पंजाबी भाषा भारत का पर्याय है और गुरुमुखी लिपि पंजाबी का पर्याय है। और इन दोनों को आधार दिया है ब्रजी ने, इन दोनों का आधार दिया है खड़ी बोली ने, इन दोनों का आधार दिया है अवधी ने, हरियाणवी ने। तो मेरा ये मानना है कि विश्व भाषा के रूप में यदि हिंदी की प्रतिष्ठा करना है तो बिना जनपदीय भाषाओं के यह संभव नहीं होगा। जब उदंत मार्तंड प्रकाशित हो रहा था तब बंगाल की जो स्थानीय जो अभिव्यक्तियां थीं वो उसमें उतरने लगी थी। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्र निकाला तब उनके सामने परिनिष्ठित हिंदी एक आदर्श थी, लेकिन उसका वैमत्य भी उनके समय में प्रारंभ होने लगा था। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे जब प्रकाशित करते हैं तो उस जमाने में ये मत वैभिन्न उत्पन्न होता है कि हमारी भाषा क्या हो, ब्रजी हो या अवधी हो या खड़ी बोली हो। वहां से हिंदी के अभिनव रूपों का निर्माण प्रारंभ होता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा विशाल भारत का, चूंकि हरि सिंह पाल जी ब्रज मंडल से आते हैं, वे जानते हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने सबसे पहले इस देश में जनपदीय आंदोलन की भूमिका प्रारंभ की थी। यद्यपि उनके पहले राम नरेश त्रिपाठी हो चुके थे, राहुल सांकृत्यायन हो चुके थे, ऐसे अनेक लोग हो चुके थे, लेकिन विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने, जिनकी मातृभाषा ब्रज भाषा थी, उन्होंने विशाल भारत में सबसे पहले एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्तंभ प्रारंभ कराया जिसका नाम है हमारे ग्राम। आप देखिए पूरा का पूरा देश और दुनिया भी महानगरों के सामने पद दलित रूप में खड़ी हो गई है। ऐसा लगता है कि महानगर है और हम हैं, नगर है और हम हैं, लेकिन क्या ग्राम हमारा आधार नहीं है? यदि ग्राम बचेंगे तो महानगर बचेंगे और महानगर बचेंगे तो राष्ट्र बचेगा। यह चिंता विशाल भारत का संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी करते हैं और संकेत देते हैं कि अब किसी बोली को, किसी ग्राम भाषा को दबाने की स्थिति न बने, और वो जो विपुल जो भाषा की संपदा थी उसके एकत्रीकरण, स्थान स्थान पर विमर्श प्रारंभ होता है। आज हमें कहने में गौरव की अनुभूति होती है कि भारत में लगभग 1500 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से अधिकांश का संबंध हिंदी से है, क्योंकि बाकी भारत की जो अन्य भाषाएं हैं वे भी तो आवागमन हिंदी के साथ करती हैं। अतः इस देश की लगभग 1000 बोलियां ऐसी हैं जिनका रिश्ता हिंदी के साथ है। इन सबको मिलाकर, संस्कृत की मूल शब्दावली को मिलाकर यदि हम हिंदी की विपुल शब्द संपदा की बात करें तो पूरी दुनिया में इससे बढ़कर शब्द संपदा हमें किसी भाषा में दिखाई नहीं। यह हिंदी की शक्ति है। हमें
अभी हम बात करते हैं कि 5 लाख 5.5 लाख शब्द हैं। यदि बोलियों के शब्दों को मिला लेंगे तो ये संख्या 7.5-8 लाख से ऊपर चली जाएगी। इस शक्ति का क्या हमें एहसास है? हम विश्व भाषा कहने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें याद करना होगा जनपदों को, जनपदीय भाषाओं को। हमें याद करना होगा वासुदेव शरण अग्रवाल को, हमें याद करना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हमें याद करना होगा राहुल सांकृत्यायन, राम नरेश त्रिपाठी, कृष्णदेव उपाध्याय, श्याम परमार, चिंतामणि उपाध्याय जैसे उन महान विभूतियों का, जिन्होंने ये संकेत दिया कि बिना लोक भाषाओं से सामंजस्य बनाए हम हिंदी का उद्धार नहीं कर सकते। भाषा को यदि लाभ मिलता है तो बोलियों से मिलता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने उस जमाने में संकेत दिया था कि यदि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा करनी है तो क्या बिना लोक भाषा के हो सकती है? हमने हिंदी को केवल अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया। हिंदी को हमने केवल अकादमिक संस्थानों के हाथों सौंप दिया। हमें सौंपना होगा उस भाषा को गांव